नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का अगला भाग। महामारी। म्यूनिसिपैलिटी ने इस लोकेशन का मालिकी पट्टा देने के बाद तुरंत ही वहां रहने वाले हिंदुस्तानियों को हटाया नहीं था। उन्हें दूसरी जगह अनुकूल जगह देना तो ज़रूरी था ही। म्यूनिसिपैलिटी ने यह जगह निश्चित नहीं की थी, इसलिए हिंदुस्तानी लोग उसी गंदे लोकेशन में रहे। लेकिन दो परिवर्तन हुए। हिंदुस्तानी लोग मालिक न रहकर म्यूनिसिपल विभाग के किराएदार बने और लोकेशन की गंदगी बढ़ी। पहले जब हिंदुस्तानियों का मालिकी हक माना जाता था, उस समय वह इच्छा से नहीं तो डर के मारे ही कुछ न कुछ सफाई रखते थे। अब म्यूनिसिपैलिटी को भला किसका डर था? मकानों में किराएदार बढ़े और उसके साथ गंदगी और अव्यवस्था भी बढ़ी। इस तरह चल रहा था हिंदुस्तानियों के दिलों में। इसके कारण बेचैनी थी। इतने में अचानक भयंकर महामारी फूट निकली। यह महामारी प्राणघातक थी। यह फेफड़ों की महामारी थी। गांठ वाली महामारी की तुलना में यह अधिक भयंकर मानी जाती थी। सौभाग्य से महामारी का कारण यह लोकेशन नहीं था। उसका कारण जोहानिसबर्ग के आसपास की अनेक सोने की खानों में से एक खान थी। वहाँ मुख्य रूप से हबशी काम करते थे। उनकी स्वच्छता की जिम्मेदारी केवल गोरे मालिकों के सिर थी। इस खान में कुछ हिंदुस्तानी भी काम करते थे। उनमें से 23 को अचानक छूत लगी और एक दिन शाम को भयंकर महामारी के शिकार बनकर वह लोकेशन वाले अपने घरों में आए। उस समय भाई मदन जीत इंडियन ओपिनियन के ग्राहक बनाने और चंदा वसूल करने के लिए आए हुए थे। वह लोकेशन में घूम फिर रहे थे। उनमें निर्भयता का बढ़िया गुण था। वह बीमार उनके देखने में आए और उनका हृदय व्यथित हुआ। उन्होंने पेंसिल से लिखी एक पर्ची मुझे भेजी। उसका भावार्थ था, यहाँ अचानक भयंकर महामारी फूट पड़ी है। आपको तुरंत आकर कुछ करना चाहिए, नहीं तो परिणाम भयंकर होगा। तुरंत आइए। मदनजीत ने एक खाली पड़े हुए मकान का ताला निडरतापूर्वक तोड़कर उस पर कब्जा कर लिया और उसमें इन बीमारों को रख दिया। मैं अपनी साइकिल पर लोकेशन पहुंचा। वहां से टाउन क्लब सब जानकारी भेजी और यह सूचित किया कि किन परिस्थितियों में मकान पर कब्जा किया गया था। डॉक्टर विलियम गॉडफ्रे जोहानिसबर्ग में डॉक्टरी करते थे। समाचार मिलते ही वे दौड़े आए और बीमारों के डॉक्टर तथा नर्स का काम करने लगे। पर हम 3 आदमी 23 बीमारों को संभाल नहीं सकते थे। अनुभव के आधार पर मेरा यह विश्वास बना है कि भावना शुद्ध हो तो संकट का सामना करने के लिए सेवक और साधन मिल ही जाते हैं। मेरे ऑफिस में कल्याण दास, माणेकलाल और दूसरे 2 हिंदुस्तानी थे। अंतिम 2 के नाम इस समय याद नहीं है। कल्याण दास को उनके पिता ने मुझे सौंप दिया था। उनके पैसे, परोपकारी और आज्ञा पालन में विश्वास रखने वाले सेवक मैंने वहाँ थोड़े ही देखे होंगे। सौभाग्य से कल्याणदास उस समय ब्रह्मचारी थे, इसलिए उन्हें जैसा चाहो जोखिम का काम सौंपने में मैंने कभी संकोच नहीं किया। दूसरे माणेकलाल मुझे जोहानिसबर्ग में मिल गए थे। मेरा ख्याल है कि वे भी अपने इन 4 मुहर्रिरों, साथियों अथवा पुत्रों, कुछ भी कह लीजिए, को होमेन का निश्चय किया। कल्याणदास को तो पूछना ही क्या था। दूसरे 3 भी पूछते ही तैयार हो गए। जहाँ आप वहाँ हम, यह उनका छोटा और मीठा जवाब था। मिस्टर रिच का परिवार बड़ा था। वे स्वयं तो इस काम में कूद पड़ने को तैयार थे, पर मैंने उन्हें रोका। मैं उन्हें संकट में डालने के लिए बिल्कुल तैयार न था। ऐसा करने की मुझ में हिम्मत न थी, पर उन्होंने बाहर का सब काम किया। शुश्रूषा की वह रात भयानक थी। मैंने बहुत से बीमारों की सेवा शुश्रूषा की थी, पर प्लेग के बीमारों की सेवा करने का अवसर मुझे कभी नहीं मिला था। डॉक्टर गॉडफ्रे की हिम्मत ने हमें निडर बना दिया था। बीमारों की विशेष सेवा चाकरी कर सकने जैसी स्थिति नहीं थी। उन्हें दवा देना, ढाढ़स बंधाना, पानी पिलाना और उनका मल मूत्र आदि साफ करना, इसके सिवा विशेष कुछ करने को था ही नहीं। 4 नौजवानों की तन तोड़ मेहनत और निडरता देखकर मेरे हर्ष की सीमा न रही। डॉक्टर गॉडफ्रे की हिम्मत समझ में आ सकती है, मदनजीत की भी समझी जा सकती है, पर इन नौजवानों की हिम्मत का क्या। रात जैसे तैसे बीती। जहाँ तक मुझे याद है, उस रात हमने किसी बीमार को नहीं खोया।
पर यह प्रसंग जितना करुणाजनक है उतना ही रसपूर्ण और मेरी दृष्टि से धार्मिक भी है, अतएव उसके लिए कभी दूसरे 2 प्रकरणों की जरूरत तो रहेगी ही। महामारी 2। इस प्रकार मकान और बीमारों को अपने कब्जे में लेने के लिए टाउन क्लर्क ने मेरा उपकार माना और प्रामाणिकता से स्वीकार किया। हमारे पास ऐसी परिस्थिति में अपने आप अचानक कुछ कर सकने के लिए कोई साधन नहीं है। आपको जो मदद चाहिए आप मांगिए, टाउन काउंसिल से जितनी मदद बन सकेगी उतनी वह करेगी। पर उपयुक्त उपचार के प्रति सजग बनी हुई इस म्यूनिसिपालिटी ने इस स्थिति का सामना करने में देर न की। दूसरे दिन मुझे ये खाली पड़े हुए गोदाम का कब्जा दिया और बीमारों को वहाँ ले जाने की सूचना दी, पर उसे साफ करने का भार म्यूनिसिपैलिटी ने नहीं उठाया। मकान मैला और गंदा था, मैंने खुद ही उसे साफ किया। खटिया वगैरह सामान उदार हृदय के हिंदुस्तानियों की मदद से इकट्ठा किया और तत्काल एक काम चला हुआ अस्पताल खड़ा कर लिया। म्यूनिसिपैलिटी ने एक नर्स भेज दी और उसके साथ ब्रांडी की बोतल और बीमारों के लिए अन्य आवश्यक वस्तुएं भेजी। डॉक्टर गाडफ्रे का चार्ज कायम रहा। हम नर्स को कंचित ही बीमारों को छूने देते थे। नर्स स्वयं छूने को तैयार थी। वह भले स्वभाव की स्त्री थी, पर हमारा प्रयत्न यह था कि उसे संकट में न पड़ने दिया जाए। बीमारों को समय समय पर ब्रांडी देने की सूचना थी। रोग की छूत से बचने के लिए हमें भी थोड़ी ब्रांडी लेने को कहती और खुद भी लेती थी। इसमें कोई ब्रांडी लेने वाला ना था। मुझे तो बीमारों को भी ब्रांडी देने में श्रद्धा न थी। डॉक्टर गाडफ्रे की इजाज़त से 3 बीमारों पर जो ब्रांडी के बिना रहने को तैयार थे और मिट्टी के प्रयोग करने को राजी थे, मैंने मिट्टी का प्रयोग शुरू किया और उनके माथे और छाती में जहाँ जहाँ दर्द होता था वहाँ वहाँ मिट्टी की पट्टी रखी। इन 3 बीमारों से 2 बचे, बाकी सब बीमारों का देहांत हो गया। 20 बीमार तो इस गोदाम में ही चल बसे। म्यूनिसिपालिटी की दूसरी तैयारियां चल रही थी। जोहानिसबर्ग से 7 मील दूर एक लेजरेटो अर्थात संक्रामक रोगों के लिए बीमारों का अस्पताल था। वहां तंबू खड़े करके इन 3 बीमारों को उनमें पहुंचाया गया। भविष्य में महामारी के शिकार होने वालों को भी वहीं ले जाने की व्यवस्था की गई। हमें इस काम से मुक्ति मिली। कुछ ही दिनों बाद हमें मालूम हुआ कि उक्त भली नर्स को महामारी हो गई थी और उसी में उसका देहांत हुआ। वे बीमार कैसे बचे और हम महामारी के किस कारण मुक्त रहे सो कोई कह नहीं सकता। पर मिट्टी के उपचार के प्रति मेरी श्रद्धा और दवा के रूप में भी शराब के उपयोग के प्रति मेरी अश्रद्धा बढ़ गई। मैं जानता हूँ कि यह श्रद्धा और अश्रद्धा दोनों निराधार मानी जाएंगी, पर उस समय मुझ पर जो छाप पड़ी थी और जो अभी तक बनी हुई है उसे मैं मिटा नहीं सकता। अतएव इस अवसर पर उसका उल्लेख करना आवश्यक समझता हूँ। इस महामारी के शुरू होते ही मैंने तत्काल समाचार पत्रों के लिए एक कड़ा पत्र लिखा था और उसमें लोकेशन को अपने हाथ में लेने के बाद से बढ़ी हुई म्यूनिसिपालिटी की लापरवाही की और महामारी के लिए उसकी जवाबदारी की चर्चा की थी। इस पत्र ने मुझे मिस्टर हेनरी पोलाक से मिला दिया था और यही पत्र स्वयं स्वर्गीय जोसेफ डॉग के परिचय का एक कारण बन गया था। पिछले प्रकरणों में मैं लिख चुका हूँ कि मैं एक निरामिष भोजनालय में भोजन करने जाता था। वहाँ मिस्टर अल्बर्ट वेस्ट ने मेरी जान पहचान हुई थी। हम प्रतिदिन शाम को इस भोजनालय में मिलते और भोजन के बाद साथ में घूमने जाया करते थे। वेस्ट एक छोटे से छापे खाने के साझेदार थे। उन्होंने समाचार पत्रों में महामारी विषयक मेरा पत्र पढ़ा और भोजन के समय मुझे भोजनालय में न देखकर वह घबरा गए। मैंने और मेरे साथी सेवकों ने महामारी के दिनों अपना आहार घटा लिया था। एक लंबे समय से मेरा अपना यह नियम था कि जब आसपास महामारी की हवा हो तो पेट जितना हल्का रहे उतना ही अच्छा। इसलिए मैंने शाम का खाना बंद कर दिया था और दोपहर को दूसरे भोजन करने वालों को सब प्रकार के भय से दूर रखने के लिए मैं ऐसे समय पहुंचकर खा आता था जब दूसरे कोई पहुंचे ना होते थे। भोजनालय के मालिक से मेरी गहरी जान पहचान हो गई थी। मैंने उससे कह रखा था कि चूंकि मैं महामारी के बीमारों की सेवा में लगा हूँ, इसलिए दूसरों के संपर्क में कम से कम आना चाहता हूँ। यूँ मुझे भोजनालय में न देखने के कारण दूसरे या तीसरे दिन सवेरे सवेरे जब मैं बाहर निकलने की तैयारी में था, वेस्ट ने मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खोलते ही बोले, आपको भोजनालय में न देखकर मैं घबरा उठा था कि कहीं आपको तो कुछ नहीं हो गया, इसलिए यह सोच कर कि इस समय आप मिल ही जाएंगे मैं यहाँ आया हूँ। मेरे कर सकने योग्य कोई मदद हो तो मुझसे कहिए। मैं बीमारों की सेवा शुश्रूषा के लिए भी तैयार हूँ। आप जानते हैं कि मुझ पर अपना पेट भरने के सिवा और कोई जवाबदारी नहीं है। मैंने वेस्ट का आभार माना। मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने विचार के लिए 1 मिनट भी लगाया हो। तुरंत कहा,
आपको नर्स के रूप में मैं कभी न लूँगा। अगर नए बीमार न निकले तो हमारा काम 1-2 दिन में ही पूरा हो जाएगा, लेकिन ये काम अवश्य है। कौन सा? क्या डरबन पहुंचकर आप इंडियन ओपिनियन प्रेस का प्रबंध अपने हाथ में लेंगे? मदनजीत तो अभी यहाँ के काम में व्यस्त हैं, परंतु वहाँ किसी का जाना जरूरी है। आप चले जाएं तो उस तरफ की मेरी चिंता बिल्कुल कम हो जाए। वेस्ट ने जवाब दिया, यह तो आप जानते हैं कि मेरा अपना छापा खाना है। बहुत संभव है कि मैं जाने को तैयार हो जाऊं। आखिरी जवाब आप शाम तक दूं तो चलेगा। घूमने निकल सकें तो उस समय हम बात कर लेंगे। मैं प्रसन्न हुआ। उस दिन शाम को थोड़ी बातचीत की। वेस्ट को हर महीने 10 पाउंड का वेतन और छापे खाने में कुछ मुनाफा हो तो उसका अमुक भाग देने का निश्चय किया। वेस्ट वेतन के लिए तो जा नहीं रहे थे, इसलिए वेतन का सवाल उनके सामने नहीं था। दूसरे ही दिन रात की मेल से वह डरबन के लिए रवाना हुए और अपनी उगाही का काम मुझे सौंपते गए। उस दिन से लेकर मेरे दक्षिण अफ्रीका के दिन तक वे मेरे सुख दुख के साथी रहे। वेस्ट का जन्म विलायत के एक परगने के लाउथ नामक गांव के एक किसान परिवार में हुआ था। उन्हें साधारण स्कूली शिक्षा प्राप्त हुई थी। वह अपने परिश्रम के अनुभव की पाठशाला में शिक्षा पाकर तैयार हुए शुद्ध, संयमी, ईश्वर से डरने वाले, साहसी और परोपकारी अंग्रेज थे। मैंने उन्हें हमेशा इसी रूप में जाना है। उनका और उनके कुटुंब का परिचय इन प्रकरणों में हमें आगे अधिक होने वाला है। लोकेशन की होली। यद्यपि बीमारों की सेवा शुश्रूषा से मैं और मेरे साथी मुक्त हो चुके थे, फिर भी महामारी के कारण उत्पन्न दूसरे कामों की जवाबदारी तो सिर पर थी ही। म्यूनिसिपैलिटी लोकेशन की स्थिति के बारे में भले ही लापरवाह हो, पर गोरे नागरिकों के आरोग्य के विषय में तो वह 24 घंटे जागृत रहती थी। उनके आरोग्य की रक्षा के लिए पैसा खर्च करने में उसने कोई कसर न रखी, और इस मौके पर महामारी को आगे बढ़ने से रोकने के लिए तो उसने पानी की तरह पैसे बहाए। मैंने हिंदुस्तानियों के प्रति म्यूनिसिपैलिटी के व्यवहार में बहुत से दोष देखे थे, फिर भी गोरों के लिए बरती गई इस सावधानी के लिए मैं म्यूनिसिपैलिटी का आदर किए बिना न रह सका, और उसके इस शुभ प्रयत्न में मुझसे जितनी मदद बन पड़ी मैंने दी। मैं मानता हूँ कि मैंने वैसी मदद ना दी होती तो म्यूनिसिपैलिटी के लिए काम मुश्किल हो जाता, और कदाचित वह बंदूक के बल का उपयोग करने में हिचकिचाती नहीं और अपना चाह सिद्ध करती। पर वैसा कुछ हो नहीं पाया। हिंदुस्तानियों के व्यवहार से म्यूनिसिपैलिटी के अधिकारी खुश हुए और बाद का कितना ही काम सरल हो गया। म्यूनिसिपैलिटी की मांगों के अनुकूल बर्ताव कराने में मैंने हिंदुस्तानियों पर अपने प्रभाव का पूरा उपयोग किया। हिंदुस्तानियों के लिए यह सब करना बहुत कठिन था, पर मुझे याद नहीं पड़ता उनमें से एक ने भी मेरी बात को टाला हो। लोकेशन के आसपास पहरा बैठ गया। बिना इजाज़त न कोई लोकेशन के बाहर जा सकता था और न बिना इजाज़त कोई अंदर घुस सकता था। मुझे और मेरे साथियों को स्वतंत्रता पूर्वक अंदर जाने के परवाने दिए गए थे। म्यूनिसिपैलिटी का इरादा यह था कि लोकेशन पर रहने वाले सब लोगों को 3 हफ्तों के लिए जोहानिसबर्ग से 13 मील दूर एक खुले मैदान में तंबू गाड़कर बसाया जाए और लोकेशन को जला दिया जाए। डेरे तंबू की नई बस्ती बसाने में और वहां रसद इत्यादि सामान पहुंचाने में कुछ दिन तो लगते ही। इस बीच के समय के लिए उक्त पहरा बैठाया गया था। लोग बहुत घबराए, लेकिन चूंकि मैं उनके साथ था इसलिए उन्हें तसल्ली थी। उनमें से बहुतेरे गरीब अपने पैसे घरों में गाड़ कर रखते थे। अब पैसे वहाँ से हटाना ज़रूरी हो गया। उनका कोई बैंक न था, बैंक का तो वह नाम भी न जानते थे। मैं उनका बैंक बना। मेरे यहाँ पैसों का ढेर लग गया। ऐसे समय में कोई मेहनताना तो ले ही नहीं सकता था। जैसे तैसे मैंने इस काम को पूरा किया। हमारे बैंक के मैनेजर से मेरी अच्छी जान पहचान थी। मैंने उनसे कहा कि मुझे उनके बैंक में बहुत बड़ी रकम जमा करनी होगी। बैंक तांबे और चांदी के सिक्के बड़ी संख्या में लेने को तैयार नहीं थे। इसके सिवा महामारी के क्षेत्र से आने वाले पैसों को छूने में मुहर्रिर लोग आनाकानी करें, इसकी भी संभावना थी। मैनेजर ने मेरे लिए सब प्रकार की सुविधा कर दी। यह तय हुआ कि जंतुनाशक पानी में धोकर पैसे बैंक में भेजे जाएं। मुझे याद है कि इस तरह लगभग 60,000 पाउंड बैंक में जमा किए गए। जिनके पास अधिक रकमें थीं उन मौक्किलों की एक निश्चित अवधि के लिए अपनी रकम ब्याज पर रखने की सलाह मैंने दी। इस प्रकार अलग अलग मौक्किलों के नाम कुछ रकमें जमा की गईं, जिनका परिणाम यह हुआ कि उनमें से कुछ बैंक में पैसे रखने के आदी हो गए। लोकेशन में रहने वालों को एक स्पेशल ट्रेन जोहानिसबर्ग के पास क्लिसफ्रुट फर्म पर ले जाया गया, जहां उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था म्यूनिसिपैलिटी ने अपने खर्च से की। तंबुओं में बसे इस गांव का दृश्य सिपाहियों की छावनी जैसा था। लोगों की इस तरह रहने की आदत नहीं थी। इससे उन्हें मानसिक दुख हुआ। नया सा लगा, किंतु कोई खास तकलीफ नहीं उठानी पड़ी। मैं हर रोज एक बार
साइकिल से वहाँ हो आता था। इस तरह 3 हफ्ते खुली हवा में रहने से लोगों के स्वास्थ्य में अवश्य ही सुधार हुआ और मानसिक दुख को तो वे पहले 24 घंटों के अंदर ही भूल गए। अतएव बाद में वे आनंद से रहने लगे। मैं जब भी वहाँ जाता उन्हें भजन कीर्तन और खेल कूद में ही लगा पाता। जैसा कि मुझे याद है, जिस दिन लोकेशन खाली किया गया उसके दूसरे दिन उसकी होली की गई। म्यूनिसिपालिटी ने उसकी एक भी चीज़ बचाने का लोभ नहीं किया। इन्हीं दिनों और इसी निमित्त से म्यूनिसिपालिटी ने अपने मार्केट की सारी इमारत लकड़ी भी जला डाली और लगभग 10,000 पाउंड का नुकसान सहन किया। मार्केट में मरे हुए चूहे मिले थे। इस कारण यह कठोर कार्रवाई की गई थी। खर्च तो बहुत हुआ, पर परिणाम यह हुआ कि महामारी आगे बिल्कुल ना बढ़ सकी। शहर निर्भय बना रहा। फिनिक्स की स्थापना। सवेरे सबसे पहले तो मैंने बेस्ट से बात की। इंडियन ओपिनियन को एक खेत पर ले जाना चाहिए। वहाँ सब अपने खान पान के लिए आवश्यक खर्च समान रूप से लें। सब अपने अपने हिस्से की खेती करें और बाकी के समय में इंडियन ओपिनियन का काम करें। वेस्ट ने इस सुझाव को स्वीकार किया। हर एक के भोजन आदि का खर्च कम से कम 3 पाउंड हो, ऐसा हिसाब बैठाया। इसमें गोरे काले का भेद नहीं रखा गया था। लेकिन प्रेस में तो लगभग 10 कार्यकर्ता थे। एक सवाल यह था कि सबके लिए अनुकूल होगा या नहीं, और दूसरा सवाल यह था कि सब खाने पहनने की आवश्यक सामग्री बराबरी से लेने के लायक तैयार होंगे या नहीं। हम दोनों ने तो यह निश्चय किया कि जो इस योजना में सम्मिलित ना हो सकें वह अपने वेतन लें, और आदर्श यह रहे कि धीरे धीरे सब संस्था में रहने वाले बन जाएं। इस दृष्टि से मैंने कार्यकर्ताओं से बातचीत शुरू की। मदनजीत के गले तो यह उतरी ही नहीं। उन्हें डर लगा कि जिस चीज़ में उन्हें ने अपनी आत्मा उड़ेल दी थी वह मेरी मूर्खता से 1 महीने के अंदर मिट्टी में मिल जाएगी। इंडियन ओपिनियन नहीं चलेगा, प्रेस भी नहीं चलेगा और काम करने वाले भाग जाएंगे। मेरे भतीजे छगनलाल गांधी इस प्रेस में काम करते थे। मैंने वेस्ट के साथ ही उनसे भी बात की। उन पर कुटुंब का बोझ था, किंतु उन्होंने बचपन से ही मेरे अधीन रहकर शिक्षा प्राप्त करना और काम करना पसंद किया था। मुझ पर उनका बहुत विश्वास था। अतएव बिना किसी दलील के वह इस योजना में सम्मिलित हो गए और आज तक मेरे साथ ही है। तीसरे गोविंद स्वामी नामक एक मशीन चलाने वाले भाई थे, वह भी इसमें शरीक हुए। दूसरे यद्यपि संस्थावासी नहीं बने तो भी उन्होंने यह स्वीकार किया कि मैं जहां भी प्रेस ले जाऊंगा वह वहां आएंगे। मुझे याद नहीं पड़ता कि इस तरह कार्यकर्ताओं से बातचीत करने में 2 से अधिक दिन लगे होंगे, किंतु तुरंत ही मैंने समाचार पत्रों में एक विज्ञापन छपवाया कि डरबन के पास किसी भी स्टेशन से लगी हुई ज़मीन की एक टुकड़े की ज़रूरत है। जवाब में फिनिक्स की ज़मीन का संदेश मिला। वेस्ट के साथ मैंने उसे देखने गया। 7 दिन के अंदर 20 एकड़ ज़मीन ली। उसमें एक छोटा सा पानी का नाला था, नारंगी और आम के कुछ पेड़ थे। पास ही 80 एकड़ का दूसरा एक टुकड़ा था, उसमें विशेष रूप से फलों वाले पेड़ और एक झोपड़ा था। थोड़े दिनों बाद उसे भी खरीद लिया। दोनों को मिलाकर 1000 पाउंड दिए। सेठ पारसी रुस्तम जी मेरे ऐसे समस्त साहसों में साझेदार होते ही थे। उन्हें मेरी यह योजना पसंद आई। उनके पास एक बड़े गोदाम की चद्दरें आदि का सामान पड़ा था जो उन्होंने मुफ्त दे दिया। उसकी मदद से इमारत का काम शुरू किया। कुछ हिंदुस्तानी बढ़ई और सिलावट जो मेरे साथ बोअर लड़ाई में सम्मिलित हुए थे इस काम के लिए मिल गए। उनकी मदद से कारखाना बनना शुरू हुआ। 1 महीने में मकान तैयार हो गया। वो 75 फुट लंबा और 50 फुट चौड़ा था। वेस्ट आज शरीर को संकट में डालकर राज और बढ़ई के साथ रहने लगे। फिनिक्स में घास खूब थी, बस्ती बिल्कुल न थी। इसमें सांपों का खतरा था। आरंभ में तो तंबू गाड़कर सब उन्हीं में रहे थे। मुख्य घर के तैयार होने पर 1 हफ्ते के अंदर अधिकांश सामान बैलगाड़ियों की मदद से फिनिक्स लाया गया। डरबन और फिनिक्स के बीच 13 मील का फासला था। फिनिक्स स्टेशन से 2.5 मील दूर था। सिर्फ एक ही हफ्ता इंडियन ओपिनियन की मर्क्यूरी प्रेस में छपाना पड़ा। मेरे साथ जितने भी सगे संबंधी आदि आए थे और व्यापार धंधे में लग गए थे, उन्हें अपने मत का बनाने और फिनिक्स में भर्ती करने का प्रयत्न मैंने शुरू किया। ये तो सब धन संग्रह करने का हौसला लेकर दक्षिण अफ्रीका आए थे। इन्हें समझाने का काम कठिन था, पर कुछ लोग समझे। उन सब में से आज मैं मगनलाल गांधी का नाम अलग से लेता हूँ, क्योंकि दूसरे जो समझे थे वह तो कम ज़्यादा समय फिनिक्स में रहने के बाद फिर द्रव्य संचय में व्यस्त हो गए थे। मगनलाल गांधी अपना धंधा समेट कर मेरे साथ रहने आए। तब से बराबर मेरे साथ ही रहे। अपने बुद्धिबल से, त्याग शक्ति से और अनन्य भक्ति से वे मेरे आंतरिक प्रयोगों के आरंभ के साथियों में आज मुख्य पद के अधिकारी हैं।
और स्वयं शिक्षित कारीगर के नाते मेरे विचार में वह उनके बीच अद्वितीय स्थान रखते हैं। इस प्रकार सन 1904 में फिनिक्स की स्थापना हुई और अनेक विडंबनाओं के बीच भी फिनिक्स संस्था तथा इंडियन ओपिनियन दोनों अब तक टिके हुए हैं। पर इस संस्था की आरंभिक कठिनाइयाँ और उसमें मिली सफलताएं विफलताएं विचारणीय हैं। उनका विचार हम दूसरे प्रकरण में करेंगे। पहली रात। फिनिक्स में इंडियन ओपिनियन का पहला अंक निकलना सरल सिद्ध न हुआ। यदि मुझे 2 सावधानियां न सूझी होती तो अंक 1 सप्ताह बंद रहता अथवा देर से निकलता। इस संस्था में इंजन से चलने वाली मशीनें लगाने का मेरा कम ही विचार था। भावना यह थी कि जहां खेती भी हाथ से करनी है वहां अखबार भी हाथ से चल सकने वाले यंत्रों की मदद से निकले तो अच्छा हो। पर इस बार ऐसा प्रतीत हुआ कि यह न हो सकेगा, इसलिए वहां ऑयल इंजन ले गए थे। किंतु मैंने वेस्ट को सुझाया था कि इस तैल यंत्र के बिगड़ने पर दूसरी कोई भी काम चलाऊ शक्ति हमारे पास हो तो अच्छा रहे। अतएव उन्होंने हाथ से चलाने का एक चक्र तैयार रखा था और उसकी मदद से मुद्रण यंत्र को चलाने की व्यवस्था कर ली थी। इसके अलावा हमारे अखबार का कद दैनिक पत्र के समान था। बड़ी मशीन के बिगड़ने पर उसे तुरंत सुधार सकने की सुविधा यहाँ नहीं थी। इससे भी अखबार का काम रुक सकता था। इस कठिनाई से बचने के लिए उसका आकार बदलकर साधारण साप्ताहिक के बराबर कर दिया गया, जिससे अड़चन के समय ट्रेडल पर पैरों के मदद से कुछ पृष्ठ छापे जा सकें। शुरू के दिनों में इंडियन ओपिनियन प्रकाशित होने के दिन की पहली रात को तो सबका थोड़ा बहुत जागरण हो ही जाता था। कागज़ भांजने के काम में छोटे बड़े सभी लग जाते थे और काम रात को 10-12 बजे पूरा होता था। पर पहली रात तो ऐसी बीती कि वह कभी भूल ही नहीं सकती। फरमा मशीन पर कस दिया गया पर इंजन चलने से इनकार करने लगा। इंजन को बैठने और चलने के लिए एक इंजीनियर बुलाया गया था। उसने और वेस्ट ने बहुत मेहनत की पर इंजन चलता ही ना था। सब चिंतित हो गए। आखिर वेस्ट निराश होकर डबडबाई आंखों से मेरे पास आए और बोले, अब आज इंजन चलता नज़र नहीं आता और इस सप्ताह हम लोग उस समय पर अखबार नहीं निकाल सकेंगे। यदि यही बात है तो हम लाचार हैं, पर आंसू बहाने का कोई कारण नहीं। अब भी कोई प्रयत्न हो सकता हो तो हम करके देखें। पर आपके उस हाथ चक्र का क्या हुआ? यह कहकर मैंने उन्हें आश्वासन दिया। वेस्ट बोले, उसे चलाने के लिए हमारे पास आदमी कहाँ हैं? हम जितने लोग यहाँ हैं उतनों से वह चल नहीं सकता। उसे चलाने के लिए बारी बारी से 4-4 आदमियों की आवश्यकता है। हम तो सब थक चुके हैं। बढ़इयों का काम अभी पूरा नहीं हुआ था, इससे बढ़ई अभी गए नहीं थे, छापे खाने में ही सोए थे। उनकी ओर इशारा करके मैंने कहा, पर ये सब बढ़ई तो हैं ना, इनका उपयोग क्यों न किया जाए और आज की रात हम सब अखंड जागरण करें। मेरे विचार से इतना कर्तव्य बाकी रह जाता है। बढ़इयों को जगाने और उनकी मदद मांगने की मेरी हिम्मत नहीं होती और हमारे थके हुए आदमियों से भी कैसे कहा जाए। मैंने कहा, यह मेरा काम है तो संभव है हम अपना काम समय पर पूरा कर सकें। मैंने बढ़इयों को जगाया, उनकी मदद मांगी। मुझे उन्हें मनाना नहीं पड़ा। उन्होंने कहा, यदि ऐसे समय भी हम काम ना आए तो हम मनुष्य कैसे? आप आराम कीजिए, हम चक्र चला लेंगे, हमें इसमें मेहनत नहीं मालूम होगी। छापा खाने के लोग तो तैयार थे ही। वेस्ट के हर्ष का पार न रहा। उन्होंने काम करते हुए भजन गाना शुरू किया। चक्र चलाने में बढ़इयों की बराबरी में मैं खड़ा हुआ और दूसरे सब बारी बारी से खड़े हुए। काम निकलने लगा। सुबह के लगभग 7 बजे होंगे। मैंने देखा कि काम भी काफ़ी बाकी है। मैंने वेस्ट से कहा, क्या अब इंजीनियर को जगाया नहीं जा सकता? दिन के उजेले में फिर से मेहनत करें तो संभव है कि इंजन चलने लगे और हमारा काम समय पर पूरा हो जाए। वेस्ट ने इंजीनियर को जगाया। वह तुरंत उठ बैठा हुआ और इंजन घर में घुस गया। छूते ही इंजन चलने लगा। छापा खाना हर्षनाद से गूंज उठा। मैंने कहा, ऐसा क्यों होता है? रात में इतनी मेहनत करने पर भी नहीं चला और अब मानो कोई दोष ही ना हो। इस तरह हाथ लगाते ही चलने लग गया। वेस्ट ने अथवा इंजीनियर ने जवाब दिया, इसका उत्तर देना कठिन है। कभी कभी यंत्र भी ऐसा बर्ताव करते पाए जाते हैं मानो हमारी तरह उन्हें भी आराम की आवश्यकता हो। मेरी तो यह धारणा रही है कि इंजन का न चलना हम सब की एक कसौटी थी और ऐन मौके पर उसका चल पड़ना शुद्ध परिश्रम का शुद्ध फल था। अखबार समय से स्टेशन पर पहुंच गया और हम सब निश्चिंत हुए। इस प्रकार के आग्रह का परिणाम यह हुआ कि अखबार की नियमितता की धाक जम गई और फिनिक्स में परिश्रम का वातावरण बना। इस संस्था में एक ऐसा भी युग आया कि जब विचार पूर्वक इंजन चलाना
बंद किया गया और दृढ़तापूर्वक चक्र से ही काम लिया गया। मेरे विचार से फिनिक्स का यह ऊंचे से ऊंचा नैतिक काल था। पोलाक कूद पड़े। मेरे लिए हमेशा दुख की बात रही है कि फिनिक्स जैसी संस्था के स्थापना के बाद मैं स्वयं उसमें कुछ ही समय तक रह सका। उसकी स्थापना के समय मेरी कल्पना यह थी कि मैं वहां बस जाऊंगा, अपनी आजीविका उसमें से प्राप्त करूंगा, धीरे धीरे वकालत छोड़ दूंगा, फिनिक्स में रहते हुए जो सेवा मुझसे हो सकेगी करूंगा और फिनिक्स की सफलता को ही सेवा। पर इन विचारों पर सोचा हुआ अमल हुआ ही नहीं। अपने अनुभव के द्वारा मैंने अक्सर यह देखा है कि हम चाहते कुछ हैं और हो कुछ और ही जाता है। पर इसके साथ ही मैंने यह भी अनुभव किया कि जहाँ सत्य की ही साधना और उपासना होती है वहाँ भले परिणाम हमारी धारणा के अनुसार न निकले, फिर भी जो अनपेक्षित परिणाम निकलता है वह कल्याणकारी नहीं होता और कई बार अपेक्षा से अधिक अच्छा होता है। फिनिक्स में जो अनसोचे परिणाम निकले और फिनिक्स ने जो अनसोचा स्वरूप धारण किया वह अकल्याणकारी न था, इतना तो मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ। उन परिणामों को अधिक अच्छा कहा जा सकता है या नहीं, इसके संबंध में निश्चयपूर्वक कुछ कहा नहीं जा सकता है। हम सब अपनी मेहनत से अपना निर्वाह करेंगे, इस ख्याल से मुद्रणालय के आसपास प्रत्येक निवासी के लिए ज़मीन के 3-3 एकड़ के टुकड़े कर लिए गए थे। उनमें एक टुकड़ा मेरे लिए भी मापा गया था। इन सब टुकड़ों पर हम में से हर एक की इच्छा के विरुद्ध हमने टीन की चद्दरों के घर बनवाए। इच्छा तो किसान को शोभा देने वाला घास फूस और मिट्टी अथवा ईंट के घर बनाने की थी, पर वह पूरी न हो सकी। उसमें पैसा अधिक खर्च होता था और समय अधिक लगता था। सब जल्दी से घर बार वाले बनने और काम में जुट जाने के लिए उतावले हो गए थे। पत्र के संपादक तो मनसुखलाल नाजर ही माने जाते थे। वह इस योजना में सम्मिलित नहीं हुए थे। उनका घर डरबन में ही था। डरबन में इंडियन ओपिनियन की एक छोटी सी शाखा भी थी। यद्यपि कंपोज करने के लिए वैतनिक कार्यकर्ता थे, फिर भी दृष्टि यह थी कि अखबार छापने में कंपोज करने का काम, जो अधिक से अधिक समय लेते हुए भी सरल था, संस्था में रहने वाले सब लोग सीख लें और करें। अतएव जो कंपोज करना नहीं जानते वे उसे सीखने के लिए तैयार हो गए। मैं इस काम में अंत तक सबसे अधिक मंद रहा और मंगललाल गांधी सबसे आगे बढ़ गए। मैंने हमेशा यह माना है कि स्वयं उन्हें भी अपने में विद्यमान शक्ति का पता नहीं था। उन्होंने छापा खाने का काम कभी किया नहीं था, फिर भी वे कुशल कंपोजिटर बन गए और कंपोज करने की गति भी उन्होंने अच्छी प्रगति की। यही नहीं बल्कि थोड़े समय में छापे खाने की सब क्रियाओं पर अच्छा प्रभुत्व प्राप्त करके उन्होंने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। अभी यह काम व्यवस्थित नहीं हो पाया था, मकान भी तैयार न हुए थे। इतने में अपने इस नवरचित परिवार को छोड़कर मैं जोहानिसबर्ग भाग गया। मेरी स्थिति ऐसी न थी कि मैं वहाँ के काम को लंबे समय तक छोड़ सकूं। जोहानिसबर्ग पहुंचकर मैंने पोलाक से इस महत्वपूर्ण परिवर्तन की बात कही। अपनी दी हुई पुस्तक का यह परिणाम देखकर उसके आनंद का पार न रहा। उन्होंने उमंग के साथ पूछा, तो क्या मैं भी इसमें किसी तरह हाथ नहीं बटा सकता? आप अवश्य हाथ बटा सकते हैं, चाहें तो आप इस योजना में सम्मिलित भी हो सकते हैं। पोलाक ने जवाब दिया, मुझे सम्मिलित करें तो मैं तैयार हूँ। उनकी इस दृढ़ता से मैं मुग्ध हो गया। पोलाक ने क्रिटिक से मुक्ति पाने के लिए अपने मालिक को 1 महीने की नोटिस दी और अवधि समाप्त होने पर वे फिनिक्स पहुँच गए। वहाँ अपने मिलनसार स्वभाव से उन्होंने सबके दिल जीत लिए और घर के ही एक आदमी की तरह रहने लगे। सादगी उनके स्वभाव में थी, इसलिए फिनिक्स का जीवन उन्हें जरा भी विचित्र या कठिन न लगकर स्वाभाविक और रुचिकर लगा। पर मैं भी उन्हें लंबे समय तक वहाँ रख नहीं सका। मिस्टर रीच ने विलायत जाकर कानून की पढ़ाई पूर्ण करने का निश्चय किया। मेरे लिए अकेले हाथों समूचे दफ्तर का बोझ उठाना संभव न था, तो मैंने पोलाक को ऑफिस में रहने और वकील बनने की सलाह दी। मैंने सोचा यह था कि उनके वकील बन जाने के बाद आखिर हम दोनों फिनिक्स ही पहुंच जाएंगे। ये सारी कल्पनाएं मिथ्या सिद्ध हुई, किंतु पोलाक के स्वभाव में एक प्रकार की ऐसी सरलता थी कि जिस आदमी पर उन्हें विश्वास हो जाता, उन्हें बहस करके वह उसके मत के अनुकूल बनने के लिए प्रयत्न करते थे। पोलाक ने मुझसे कहा, मुझे तो यह जीवन ही अच्छा लगता, मैं यहाँ सुखी हूँ, यहाँ हम इस संस्था का विकास कर लेंगे, किंतु यद्यपि आप यह मानते हो कि मेरे वहाँ पहुँचने से हमारे आदर्श शीघ्र सफल होंगे, तो मैं आने को तैयार हूँ। मैंने उनके इस पत्र का स्वागत किया। पोलाक फिनिक्स छोड़कर जोहानिसबर्ग आए और मेरे दफ्तर में वकील के मुंशी की तरह काम करने लगे। इसी समय एक स्कॉच थियोसॉफिस्ट को मैंने पोलाक की तरह अनुकरण करने के लिए निमंत्रित किया और वह भी आश्रम में सम्मिलित हो गए। उन्हें मैं कानून की परीक्षा की तैयारी में मदद करता था। उनका नाम बेकिन टायर था। यूँ फिनिक्स के आदर्श को शीघ्र ही सिद्ध करके शुभ विचार से मैं उसे विरोधी जीवन में अधिकाधिक गहरा उतारता दिखाई पड़ा, और यदि ईश्वरीय संकेत कुछ और ही होना होता तो सादे जीवन के नाम पर बिछाए गए मोहजाल में मैं स्वयं भी फंस जाता।
मेरी और मेरे आदर्श की रक्षा जिस रीति से हुई उसकी हम में से किसी को कोई कल्पना नहीं की थी। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।